तो चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जो हजारों साल पहले बसी थी। एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही बड़ी और संदिग्ध थी, लेकिन फिर एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। यही वो एक सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता है। इतना बड़ा, इतना व्यवस्थित समाज आखिर चला कहाँ गया? आज की हमारी ये पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश है। सोचकर ही कितना अजीब लगता है ना कि इस पूरी की पूरी सभ्यता के बारे में दुनिया को सिर्फ 100 साल पहले ही मालूम हुआ। 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा तो उसने भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल के रख दिया। और फिर ठीक 1 साल बाद जब मोहनजोदड़ो मिला तो ये रहस्य और भी गहरा हो गया। तो चलिए इस पुरातात्विक सफर पर निकलते हैं। हम इसकी खोज से शुरू करेंगे, फिर उनके शानदार शहरों में झांकेंगे। हम समझेंगे कि वहां के लोग आखिर रहते कैसे थे। उनकी उस लिपि के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। उनके गायब होने की गुत्थी सुलझाएंगे और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो हमारा पहला पड़ाव है इस खोई हुई दुनिया की फिर से खोज। आइए सबसे पहले इस सभ्यता के विशाल पैमाने और इसके सबसे जरूरी ठिकानों को समझते हैं। देखिए, यह सभ्यता किसी एक छोटी सी जगह पर नहीं थी, बल्कि आज के पाकिस्तान से लेकर भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक फैली हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो इसके सबसे मशहूर शहर हैं, लेकिन लोथल जैसा व्यस्त बंदरगाह और राखीगढ़ी जैसा विशाल स्थल ये दिखाते हैं कि ये एक बहुत बड़ा और संगठित नेटवर्क था। अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर, उनके शहर। ये शहर इतने संशीन थे कि उन्हें प्राचीन दुनिया के पहले स्मार्ट सिटीज भी कहा जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर बेतरतीब नहीं बल्कि एक सटीक ग्रिड पैटर्न पर बने थे। सड़कें एकदम सीधी थीं और एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। ये अर्बन प्लानिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है। आमतौर पर हर शहर 2 हिस्सों में बटा होता था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ या सिटीडेल कहते हैं, जहां शायद शासक या जरूरी सार्वजनिक इमारतें होती थीं, और दूसरा निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। ये बंटवारा एक सुव्यवस्थित सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे का साफ साफ संकेत देता है। और जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है उनकी ईंटें। चाहे हड़प्पा हो या सैकड़ों किलोमीटर दूर धोलावीरा, हर जगह एक ही स्टैंडर्ड साइज की ईंटें मिलती हैं, जिनका अनुपात हमेशा 1:2:4 होता था। इतने बड़े इलाके में ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन एक मजबूत केंद्रीय व्यवस्था और बेजोड़ इंजीनियरिंग का पक्का सबूत है। पर असली कमाल तो उनकी ड्रेनेज सिस्टम में था। हर घर की नाली सड़क के मुख्य नाले से जुड़ी थी और इन नालों को रखरखाव के लिए ढका भी जाता था, मैनहोल के साथ। ऐसी साफ सफाई की व्यवस्था हजारों सालों तक दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिली। चलिए अब इन इमारतों से जरा बाहर निकलकर उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो यहाँ रहते थे। उनका जीवन कैसा था? वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे और उनका व्यापार कैसा चलता था? सिंधु घाटी के लोग बहुत कुशल किसान थे। गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थीं, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं उगाते थे, बल्कि एक बड़े ट्रेड नेटवर्क का भी हिस्सा थे। उनके स्टैंडर्ड वजन और माप के बाट मेसोपोटामिया तक पाए गए हैं, जो एक बहुत बड़े समुद्री व्यापार का सबूत है। और हाँ, एक ऐसी चीज जो उन्होंने दुनिया को दी वो था कपास। पूरी दुनिया में पहली बार कपास की खेती के सबूत यहीं मिलते हैं। ये एक ऐसी खोज थी जिसने हमेशा के लिए कपड़ा उद्योग की दुनिया ही बदल दी। वो सिर्फ कुशल व्यापारी ही नहीं, बल्कि कमाल के कारीगर भी थे। मन के बनाने से लेकर धातु की ढलाई तक उनकी कला हर चीज में दिखती है। मोहनजोदाड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा उनके कलात्मक हुनर का एक शानदार उदाहरण है। अब तक हमने उनके शहरों और जीवन के बारे में जो भी जाना वो कमाल का है, लेकिन अब हम बात करेंगे उस हिस्से की जो आज भी एक गहरी पहेली बना हुआ है, उनकी अनपढ़े कहानी, यानी उनकी भाषा और उनके विश्वास। तो सिंधु घाटी के लोग लिखते तो थे, पर उनकी लिखाई हमारी तरह अ ब स द वाली नहीं थी। वो चित्रों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। इस तरह की लिपि को चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है।
हमारे पास उनकी लिखी हुई हजारों मुहरें और बर्तन हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। 400 से ज्यादा अलग अलग प्रतीक हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, उनके कानून क्या थे, उनकी कहानियां क्या थीं, हम कुछ नहीं जानते। ये सब एक अनसुलझा कोड है। तो जब हम पढ़ नहीं सकते तो फिर पता कैसे चले? जवाब है उनकी कलाकृतियों से मिले सुरागों से। मातृ देवी की मूर्तियां बताती हैं कि शायद वो किसी महिला देवता की पूजा करते थे। एक मोहर पर योग मुद्रा में बैठे एक देवता हैं जिन्हें पशुपति या शिव का आदि रूप माना जाता है, और ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़ और जानवर। और अब हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। एक इतनी उन्नत और इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, बल्कि कई सिद्धांत हैं। कुछ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने नदियों को सुखा दिया होगा, कुछ बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को दोष देते हैं। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट भी एक कारण हो सकता है। एक पुराना सिद्धांत आर्यों के आक्रमण का भी है, लेकिन आज ज्यादातर इतिहासकार इसे विवादित मानते हैं क्योंकि इसके पक्के पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। तो भले ही ये सभ्यता गायब हो गई, लेकिन इसकी छाप वो आज भी बाकी है। आइए समझते हैं कि सिंधु घाटी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। अगर एक चीज हमें याद रखनी है तो वो ये है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महान शहरी सभ्यता थी। इनसे पहले यहाँ गांव थे, लेकिन इन्होंने पहली बार योजना के साथ शहर बसाए, जो एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी विरासत आज भी हमें शहरी नियोजन, साफ सफाई के महत्व और व्यापार की ताकत के बारे में सिखाती है। और साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि इतिहास में अभी भी न जाने कितने रहस्य दफन हैं जो सुलझाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। सोचिए, अगर हम कभी उस कोड को तोड़ पाए तो वो मोहरें हमें क्या बताएंगी? क्या वो हमें अपने राजाओं की कहानियां सुनाएंगी, व्यापार का हिसाब किताब देंगी, या फिर एक ऐसी दुनिया की कविताएं सुनाएंगी जिसे हम हमेशा के लिए खो चुके हैं? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।